नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल कनक मणि दीक्षित के द्वारा लिखा गया है। कनक मणि दीक्षित नेपाल के फेमस जर्नलिस्ट हैं। तो इस आर्टिकल में आपको नेपाल का व्यू देखने को मिलेगा, नेपाल का पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। शुरुआत में राइटर ये बोलते हैं, पिछले 3 से 4 महीनों में नेपाल और इंडिया के रिलेशंस में काफ़ी तनाव है। एक तरफ देखो, इंडिया को शिकायत ये है, नेपाल ने नया मैप एडोप्ट कर लिया है जिसमें कुछ ऐसा एरिया भी दिखाया गया है जो फिलहाल इंडिया के पास है। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देना जैसे भगवान राम नेपाली थे, इंडिया ने हिंदू सभ्यता पर कब्जा कर लिया है, इंडियन वायरस से नेपाल को ज़्यादा खतरा है। तो ये सब शिकायतें हैं इंडिया को, जबकि नेपाल का ये कहना है बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके नेपाल काफ़ी समय से बातचीत चाहता था बट इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इंडिया का ये कहना था पहले महामारी खत्म होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे बाउंड्री डिस्प्यूट पर। तो मजबूरन हमें नया मैप एडोप्ट करना पड़ा। नेपाल का ये भी कहना है कि इंडिया में खास करके जो नॉर्थ इंडिया के चैनल्स हैं वो देखो नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ काफ़ी गलत कवरेज कर रहे थे। इस वजह से इंडिया के न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया गया नेपाल में। तो ये सारे पॉइंट्स बताने के बाद राइटर ये बोलते हैं, अगर देखो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए जल्द ही स्टेप्स ना उठाए गए तो फिर दोनों देशों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पीपल टू पीपल टाइज जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया और नेपाल के बीच। और एक बार अगर नफरत बढ़ गई तो उसका खामियाजा दोनों देशों के लोगों को भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे नेपाल के लोग इंडिया में काम करते हैं, बॉर्डर ओपन है, किसी प्रकार से वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से खास करके हमारे देश में जो पूर्वी राज्य हैं उनके लोग नेपाल में काम करते हैं। तो नफरत अगर बढ़ी तो ये जो लोग एक दूसरे के देशों में रहते हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसके बाद राइटर आर्टिकल में बाउंड्री डिस्प्यूट पर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। राइटर कहते हैं, जिस बाउंड्री डिस्प्यूट की वजह से रिश्तों में तनाव आया है वो मेनली देखो एक ट्रायंगल की वजह से है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, एक तरफ लिम्पियाधुरा, दूसरी तरफ काला पानी और तीसरी तरफ लिपू लेक पास। इस ट्रायंगल वाले एरिया को लेके डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच। राइटर नेपाल का पर्सपेक्टिव इस डिस्प्यूट को लेके हमारे सामने रखते हैं। वो बोलते हैं, नेपाल का जो क्लेम है ट्रीटी ऑफ सुगोली पर आधारित है, ये 1815 में साइन हुई थी। इस ट्रीटी की लैंग्वेज के अनुसार नेपाल के जो राजा हैं वो रिवर काली के वेस्ट वाला जो एरिया है उस पर अपना क्लेम छोड़ देंगे। तो ये जो एरिया है ये काली रिवर के ईस्ट में आता है, ना कि वेस्ट में। राइटर के अनुसार वो ये भी बोलते हैं, बाद में देखो ब्रिटिशर्स ने इस रीजन पर ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा सालों तक राज किया बट इस ट्रीटी की लैंग्वेज को कभी भी नहीं छेड़ा गया। और एक बात, क्योंकि देखो इसको लेके भी कंफ्यूजन है, ये काली रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। राइटर कहते हैं, देखो जब ट्रीटी साइन हुई थी उस समय जो बाउंड्री थी काली रिवर की हम उसे ही मानते हैं और उसी के अनुसार ये डिसाइड होना चाहिए ये जो ट्रायंगल है किसके पास आता है, इंडिया के पास या नेपाल के पास। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, जब देखो इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद शुरुआती सालों में नेपाल के जो जर्नलिस्ट हैं भैरव रिसाल, इन्होंने लिम्पियाधुरा विलेजेस में 1953 का नेशनल सेंसस कंडक्ट किया और नेपाल के सिटीजन्स ने 1959 में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में वोट भी किया। लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं इस एरिया के वो नेपाल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ दार्चुला में रखे हुए हैं और कुछ बेतादी में भी हैं। बट
1960s में क्या हुआ, इंडियंस ने काला पानी रीजन में नेपाल की तरफ से एक्सेस को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उस समय 1962 में युद्ध हुआ था इंडिया और चाइना के बीच। तो नेपाल ने काफ़ी पेशेंस से रिस्पॉन्ड किया। उस समय नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं थी, तो नेपाल ने इतना ज़्यादा शोर नहीं मचाया। बट देखो, जैसे ही 1990 में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई नेपाल में, उसके बाद से ही ये मांग उठने लगी कि काला पानी रीजन में जो इंडियन फोर्सेस तैनात हैं उनको यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, यहाँ से वापस भेजा जाए इंडिया में। काठमांडू के जो डिप्लोमेट्स हैं वो देखो इस बात से इनकार करते हैं कि हमने इस डिस्प्यूट को पहले नहीं उठाया। उनका कहना है नेपाल एक कम पावरफुल कंट्री है एज कंपेरिजन टू इंडिया, तो हम चुपचाप डिप्लोमेसी की सहायता से इस इशू को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इसका सबूत ये है 1997 से लेके इवन अभी जो गवर्नमेंट है सबने इस बात को माना है काला पानी रीजन में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच, और इसके लिए दोनों देशों की सरकारों ने नेगोशिएटर्स भी असाइन किए हैं ताकि इस डिस्प्यूट को सुलझाया जा सके। देखो, एक बॉर्डर डिमार्केशन टीम जिसमें दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव थे, इस टीम ने इंडिया और नेपाल के बीच जो टोटल बॉर्डर है 1751 किलोमीटर का, इसमें से 98% बॉर्डर तो डिमार्केट कर दिया, बट दो जगह पे डिमार्केशन रह गया। एक तो सुस्ता, दूसरा काला पानी रीजन। यहाँ पे डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच। इसके बाद राइटर बोलते हैं इंडिया में कुछ लोगों का ये कहना है कि काफ़ी समय से ये एरिया लिपू लेक वाला और लिम्पियाधुरा वाला ये इंडिया के पास है, इस वजह से ये इंडिया का हुआ। तो उस हिसाब से अक्साई चीन काफ़ी समय से चाइना के पास है, तो क्या वो चाइना का हो गया? ये बोलना है राइटर का। उनका ये भी कहना है कि इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि चाइना के इशारे पर नेपाल ये सब कुछ कर रहा है, जबकि राइटर कहते हैं हमने देखो चाइना के पास भी अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया है, क्योंकि लिपू लेक के पास जो एरिया है उसको इंडिया और चाइना मिलकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। तो नेपाल ने चाइना के पास भी प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया कि आप इस एरिया को लेके इंडिया के साथ कैसे एग्रीमेंट साइन कर सकते हो, क्योंकि इस एरिया पर हमारा भी क्लेम है। इसके बाद 2014 में उस समय जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, उन्होंने एग्री किया कि एक बॉर्डर वर्किंग ग्रुप को इस्टेब्लिश किया जाए, जिसे अनाउंस किया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी और प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला के द्वारा। बट इस ग्रुप ने भी कुछ खास काम नहीं किया। अगस्त 2019 में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और नेपाल के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्रदीप ग्वाली, इन दोनों ने एग्री किया कि दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज को ये काम दे देना चाहिए इस बाउंड्री डिस्प्यूट को सुलझाने का। बट देखो, दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि इंडिया ने इंसिस्ट किया कि एक बार महामारी खत्म हो जाए उसके बाद हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे इस डिस्प्यूट को लेके। नेपाल लाइमलाइट से दूर क्वाइट डिप्लोमेसी की सहायता से इस विवाद को सुलझाना चाहता था, बट जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक करने के बाद इंडिया ने 8 नवंबर को एक नया मैप दुनिया के सामने रखा और उसमें लिम्पियाधुरा रीजन को भी अपने मैप में शामिल किया गया था। इसके बाद भी नेपाल ने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, क्योंकि नेपाल को पता था कि क्वाइट डिप्लोमेसी की सहायता से अगर डिस्प्यूट सुलझाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। बट इस साल 8 मई को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने काफ़ी धूमधाम के साथ एक अनफिनिश्ड ट्रैक जो लिपू लेक तक जाता है उसका उद्घाटन कर दिया। उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया। नेपाल के प्रधानमंत्री को कुछ ना कुछ एक्शंस लेना था। इंडिया के डिप्लोमेट्स ने हालांकि पूरी कोशिश की कि नेपाल अपना नया मैप ना अडोप्ट करे, बट चूंकि इंडिया ने लिम्पियाधुरा को अपने मैप में दिखाया था तो नेपाल की सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि नए मैप को अडोप्ट किया जाए जिसमें लिम्पियाधुरा रीजन नेपाल के पास दिखाया जाए।
ऐसा ही हुआ, नेपाल की सरकार ने नया मैप अडॉप्ट कर लिया। लेकिन देखो, बावजूद इसके अभी भी नेगोशिएशंस हो सकती हैं। राइटर एग्जाम्पल देते हैं काला पानी रीजन का। देखो, काफी समय से काला पानी जो रीजन है वो दोनों देशों के मैप में दिखाया जाता है। तो उसी प्रकार से अब लिम्पियाधुरा जो ट्रायंगल है वो दोनों देशों के मैप पे एग्जिस्ट करती है। बट इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए नेगोशिएशंस में। नेगोशिएशंस अभी भी हो सकती हैं, बट नेगोशिएशंस में चैलेंज ये है कि अभी बैक चैनल डिप्लोमेसी पूरी तरह से एब्सेंट है। जब देखो 2015 में इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगा था, तो उस समय बैक चैनल डिप्लोमेसी की सहायता से विवाद को सुलझा लिया गया था। बट आज के समय में राइटर के अनुसार इंडिया में पीएमओ के पास यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास पावर काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है, और दूसरे जो चैनल्स हैं पावर के वो ड्राइव हो चुके हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए विवाद को सुलझाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जैसे आरएसएस लीडरशिप का सहारा लिया जा सकता था विवाद को सुलझाने के लिए, बट नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये कह के कि भगवान राम नेपाली थे, आरएसएस की लीडरशिप को नाराज कर दिया। लास्ट में कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। देखो, विवाद को सुलझाने की एक अच्छी शुरुआत हुई। 15 अगस्त को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बात हुई। अब होना क्या चाहिए, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की गई थी दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज के बीच। इस फैसिलिटी को फिर से रीएक्टिवेट करना चाहिए। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, अगर देखो फर्दर डिले होता है तो इससे ना सिर्फ नेपाल के लोगों को सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली नुकसान उठाना पड़ेगा, बट हमारे देश में पूर्वी राज्यों के जो गरीब सिटीजन्स हैं जो नेपाल में काम करते हैं और वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं अपने अपने घरों में, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वैसे देखो, इंडिया सक्सेसफुली अपना बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व कर चुका है बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, इवन पाकिस्तान के साथ भी काफ़ी बार बातचीत हुई है। तो नेपाल के साथ भी इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व कर सकता है, बट इसके लिए टॉप मोस्ट लेवल पर पॉलिटिकल विल चाहिए। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो इंडिया और नेपाल के बीच ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, इसको दोनों देश अपने रिलेशंस में कंपार्टमेंटलाइज करें। मतलब बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर जो तनाव है वो बाकी क्षेत्रों में नहीं दिखना चाहिए। आवश्यकता ये भी है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपीएस ओली, वो थोड़ा वर्बल रिस्ट्रेंट रखें, मतलब ज़्यादा ना बोले, जैसे भगवान राम नेपाली थे, इस प्रकार की स्टेटमेंट्स नुकसान ज़्यादा करती हैं, रिश्तों में ज़्यादा तनाव लाती हैं। इंडिया के बारे में बोला जाता है, इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है, इन्होंने अभी तक काफ़ी संयम से काम लिया है और कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं जारी की है जिससे ऐसा ना हो जाए कि रिश्ते सुधारना मुश्किल हो जाए। आवश्यकता ये भी है राइटर के अनुसार, अभी जो लिपू लेक ट्रैक पे काम चलाया जा रहा है इंडिया की एजेंसीज के द्वारा, उस काम को एक बार के लिए रोक दिया जाए और सारे पुराने जो पेपर्स हैं या फिर ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशंस, मैप्स, ड्राइंग्स, सबको इकट्ठा किया जाए और इस ट्रायंगल को लेकर जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको सोल्व करने की कोशिश की जाए। राइटर ये भी बोलते हैं, अगर देखो नेपाल के पक्ष में ये रीजन आता है तो नेपाल इसे जोन ऑफ पीस एंड पिलग्रिमेज डिक्लेयर करे और यहाँ से कैलाश मानसरोवर रूट जो अभी होके गुजरता है वो ओपन रहे तीर्थयात्रियों के लिए और इसको लेके कोई भी रोक नेपाल के द्वारा ना लगाई जाए। राइटर कहते हैं ये देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तब की बात है जब एग्रीमेंट में ये डिसाइड होता है कि इस एरिया पर नेपाल का क्लेम सही है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।